Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a quote. History repeats itself, first as a tragedy, second as a farce. तो ये कोट इंडियन एक्सप्रेस में आया था, मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा यूपीएससी या एपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस कारण से मैं इस कोट को कवर कर रहा हूँ. ये कोट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर वन पर्सपेक्टिव एसए एग्ज़ाम एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर जीएस पेपर वन वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. वर्ल्ड हिस्ट्री तो यूपीएससी के सिलेबस में है, एपीएससी में तो है नहीं येट. देखते हैं आगे. ये जो कोट आप देख रहे हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, सेकेंड एज ए फार्स, ये सीधा सीधा उठ करके आया था यूपीएससी एसए में इन द ईयर 2021. देखिए किस तरह के ऐसे आते हैं. हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज़ रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज. तो इस तरह के ऐसे आते हैं. तो मतलब थोड़ा सा आपको फिलोसॉफिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी अगर आपको ऐसे इसको ठीक तरीके से टैकल करना है तो. As I said, this quote was asked in UPSC in 2021. ये जो quote है, history repeats itself first as a tragedy, second as a farce, that belongs to German philosopher Karl Marx. इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, लिखा है आप सब ने. इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको पढ़ाया है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कई सारी चीज़ें. He is known as father of communism. तो ज़रा सा देखते हैं, इस कोट का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं. तो कोट बिलोंग्स टू एन एसे बाय कार्ल मार्क्स. उस एसे का टाइटल है द 18th ब्रूमरायर ऑफ लुइस बोनापार्टे एंड दिस वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन जर्मन. तो देखिए ये जो कोट लिखा है, या किस कोट का जो इस्तेमाल किया है कार्ल मार्क्स ने, वो किया है एज अ इन अ सार्कास्टिक मोड. कार्ल मार्क्स हीगल को क्रिटिसाइज़ करते हुए. अब ये कार्ल मार्क्स और हीगल के बीच का रिलेशन या इनके बीच के इक्वेशंस पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से समझते होंगे, बाकियों को इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत है नहीं. मैं बता रहा हूँ फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. आपको पता है मार्क्स इज़ मटीरियलिस्ट, ही बिलीव्स इन रियलिटी ऑफ मैटर, जबकि हीगल बिल्कुल अपोजिट, ही बिलीव्स इन आइडियलिज्म. जबकि दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है कि बोथ बिलीव इन डायलेक्टिकल मेथड. ये दो तीन चीज़ें मैंने कही हैं, मटीरियलिज्म, आइडियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मेथड, दैट इज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स. तो एक सिमिलैरिटी है मार्क्स और हीगल के बीच में, वो है डायलेक्टिकल मेथड. लेकिन एक मेजर डिसिमिलैरिटी भी है कि मार्क्स बिलीव्स इन रियलिटी ऑफ मैटर व्हाइल हीगल बिलीव्स इन रियलिटी ऑफ आइडियाज़. तो मार्क्स हमेशा हीगल को क्रिटिसाइज ही करते रहते थे इन वन वे और अदर. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए इसको. हीगल ने एक बार कहा था कि ऑल ग्रेट वर्ल्ड हिस्टोरिक फैक्ट्स एंड पर्सनेजेस अपीयर सो टू स्पीक ट्वाइस. तो हीगल ने कहा कि दुनिया में जितने भी ग्रेट इवेंट्स हैं या लोग हैं, उनकी पर्सनालिटी रिपीट होते रहती है. एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ. लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आप देखिए बाला साहब ठाकरे को, और उनकी पर्सनालिटी रिपीट होती है. लोगों का ऐसा मानना है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, रिपीट होती हुई दिखती है राज ठाकरे के अंदर. ऐसे ही आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग इवेंट्स जो हैं या पर्सनालिटी जो हैं वो हिस्ट्री में बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं. ऐसा हीगल ने कहा. हीगल ने तो जनरल इजी गोइंग में कह दिया. मार्क्स ने इसको एक्सटेंड कर दिया. मार्क्स ने इसमें कुछ और बातें ऐड कर दी. मार्क्स सेड दैट हीगल फॉरगॉट टू ऐड दैट फर्स्ट टाइम एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड टाइम एज ए फार्स. तो मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. जो इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, एक बार वो दोबारा रिपीट होते हैं, एक बार वो फिर रिपीट होते हैं. और पहली बार आप उसको ट्रेजेडी कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार अगर एक ही चीज़ हो तो उसको फिर फार्स कहा जाएगा. एक तरीके से आप कहिए कि एक बेवकूफ़ी कही जाएगी मार्क्स के हिसाब से. इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा व्हाट दिस कोट एग्जैक्टली मीन्स. जब मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, सेकेंड एज ए फार्स, दैट सिंपली मीन्स कि हाउ वी ऑल ह्यूमंस रेयरली लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, और अपनी गलतियाँ एज इन अपनी खुद की सेल्फ की गलतियाँ या ह्यूमन काइंड ओवरऑल, उनकी हिस्ट्री पढ़ करके भी, उनकी गलतियों को सीख करके भी रेयरली वी लर्न. ऑल ह्यूमंस रेयरली लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, बी इट
our own or someone else. और अगर गलती एक बार रिपीट हो फर्स्ट टाइम, देन इट इज़ ट्रेजेडी. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो बार बार रिपीट हो तो इट्स फनी, एब्सर्ड, इट्स फार्स एंड ट्रैजिक, अनफॉर्चुनेट. And that is how Marx says कि it goes against the popular expectation that with age or experience wisdom comes. मार्क्स का कहना है कि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा एजेड होने के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आने के बावजूद भी सही तरीके से एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होना और एक्सपीरियंस को अप्लाई करना आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो डिस्पाइट age and experience, the wisdom rarely comes because we all humans have a tendency of not learning from the past. We keep on repeating the same mistake. If it is repeated once, it is a tragedy, but if it is repeated again and again, it is absurd and funny. अभी मार्क्स का ये जो कोट है, इसी से मिलता जुलता कोट एक और दिया है स्पेनिश फिलोसोफर जॉर्ज सांताना ने. तो इसी से बिल्कुल सिमिलर सा आप कह सकते हैं कोट है, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट. आप अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आप बार बार उसको रिपीट करेंगे. अभी इस कोट का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. ये जो कोट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स, इसका एक एप्लीकेशन इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं. तो यूएस ने जैसे ही एग्जिट किया, यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने जैसे ही अफगानिस्तान से एग्जिट किया अगस्त 2021 में, कुछ ही दिनों में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा अफगानिस्तान. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यूएस फेल्ड टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री. जैसे ही सोवियत यूनियन ट्रूप्स लेफ्ट आउट ऑफ द कंट्री, विद इन फ्यू डेज तालिबान रिकैप्चर्ड द पावर. तो क्या यूएस को ये नहीं पता था कि ऐसा फिर होगा, दोबारा होगा? एंड व्हाट दे वर प्लानिंग टू और व्हाट दे वर डूइंग टू अवॉइड सच इंस्टेंस? कुछ भी नहीं. और तभी तो वापस से तालिबान पावर में आ गया. तो मुद्दा यह है कि 20 साल का जो आपका काम था यूएस आर्म्ड फोर्सेस का, 20 साल का जो काम था 2001 से लेकर के 2021 तक, इट काउंटेड फॉर नथिंग. इतनी सारी जो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई, इतना सारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ, इट काउंटेड फॉर नथिंग बिकॉज तालिबान इज अगेन इन टू पावर एंड इट इज़ इन पावर द वे इट वॉज बिफोर 2001. तो कुछ खास अंतर तो है नहीं तालिबान में. तो यूएस आर्म्ड फोर्सेस गॉट नथिंग after its stay of 20 years or after their stay of 20 years in Afghanistan. And it happened because they failed to learn from past. जब सोवियत यूनियन कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे उनकी आर्म्ड फोर्सेस, तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं करेंगे. वर्ल्ड हिस्ट्री में अक्सर आप पढ़ते ही हैं कि अफगानिस्तान इज़ नोन एज एम्पायर ऑफ ग्रेवयार्ड. ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे अपनी आई एम सो सॉरी, अफगानिस्तान इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ सेवरल एम्पायर्स, ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, राइट. तो ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे अफगानिस्तान में अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करने की कोशिश की, दे फेल्ड. रशियंस एक्सटेंड करने की कोशिश की, दे फेल्ड. और अब अमेरिकन्स ने इनडायरेक्टली एक्सटेंड करने की कोशिश की, दे फेल्ड. तो दिस शोज कि वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री. एंड हियर the example or the quote of Karl Marx, history repeats itself first as a tragedy, second as a farce, it appears to be true. Second केस आप देखिए, colonization का भी आप बात कर सकते हैं. India was colonized, right, by the British traders. They came to India as a traders and later on they colonized us. मॉडर्न टाइम में भी कई सारे MNCs हैं जो इंडियन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं. आपको पता होगा वोडाफोन केस, इस तरीके के कई सारे केसेस हैं. केन एनर्जी केस, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू चेंज इट्स टैक्स रिलेटेड नॉर्म्स बिकॉज ऑफ केन एनर्जी कॉज डिस्प्यूट इन मैनी अदर जुरिडिक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दीज MNCs when they are entering into our country, they are benefiting from our economy, our resources. At the same time, they are having a lot of control over our decision making process. They are to some extent limiting our sovereignty. So we need to learn, we need to see it as a history or historical event that is repeating itself in the form of colonization. पहले डायरेक्ट colonization हुआ, अब ये नया तरह का colonization हो रहा है, neo colonization. We need to see a correlation between this and we need to do something meaningful to avoid this. Otherwise, if these MNCs keep on getting grip over our country and economy, then there should be history repeating itself again, and that would be absurd, funny and farcical. The next article is about Yaksh Gan.
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। यक्षगान एक ट्रेडिशनल फोक डांस है फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका रीजन। इट ओरिजिनेटेड इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक, सॉन्ग और काफ़ी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं आर्टिस्ट यक्षगान परफॉर्म करते टाइम में। ट्रेडिशनली तो सारे के सारे जो रोल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं दे वर प्लेड बाय मेन ओनली। इवन जो फीमेल कैरेक्टर्स वर प्लेड बाय मेन ओनली। ट्रेडिशनली तो मेन ही परफॉर्म करते हैं यक्षगान, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीमेन आर ऑल्सो नाउ बीइंग पार्ट ऑफ यक्षगान ट्रूप। यक्षगान जो है इट इज़ मेनली अ टेम्पल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स मैथोलॉजिकल स्टोरीज। यक्षगान के कई सारे सब टाइप्स भी हैं, जैसे कि तेनकुतित्तु, बदागुतित्तु। दीज आर सम सब स्टाइल्स ऑफ यक्षगान। किसी यक्षगान ट्रूप में 15 से 20 एक्टर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं या एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक उनमें से जो लीडर होते हैं उनको कहा जाता है भागवत, हु इज़ द मास्टर ऑफ ऑल सेरेमनीज एंड द मेन स्टोरी टेलर। यक्षगान के मेनली 3 एलिमेंट हैं, एक्टिंग, म्यूजिक एंड ड्रेसेस। एक्टिंग में मेनली फोकस किया जाता है ऑन टेलिंग अ स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी नोन एज प्रसंग। तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं दे आर चोजन फ्रॉम एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहा जाता है चांदे। चांदे इज टर्म फॉर ड्रम्स, हारमोनियम, मद्दाल, ताल विच इज़ मिनी मेंटल क्लैपर एंड फ्लूट आर द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रेस की अगर बात की जाए तो एक हेड गेयर होता है, ये देखिए हेड गेयर। कलर्ड फेसेस, सी कलर्ड फेसेस, एलैबोरेट कॉस्ट्यूम और म्यूजिक बीट्स इन द लेग्स। पाँव में ऐसे बड़े बड़े ऐसे म्यूजिक बीट्स लगे रहते हैं जिनको ये लोग गेजी कहते हैं। यक्षगान हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया वो जरा देखते हैं। तो यक्षगान से संबंधित या रिलेटेड एक काफ़ी नोटेड प्लेबैक सिंगर श्री बलिप्पा नारायण भागवत की हाल फिलहाल में डेथ हुई, जिसको कंडोल किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में। श्री बलिप्पा नारायण भागवत मेड ए मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ कल्चर। ही डिवोटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स यक्षगान प्लेबैक सिंगिंग। तो इस कारण से यक्षगान न्यूज में है, हो सकता है इनसे रिलेटेड सवाल आ जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए चीताज की अगर बात की जाए, दे आर ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ और दे वेर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। इंडिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए 1952 में। माना जाता है कि चीताज वन ऑफ द लास्ट चीताज इन आवर कंट्री वेर हंटेड बाय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया, छत्तीसगढ़। ही हंटेड एंड सॉट द लास्ट 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीताज इन 1947। तो 3 चीताज बचे थे, उसको भी महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने मार दिया। इसके साथ हमारे देश में चीताज ख़त्म हो गए। भारत सरकार ने 1952 में चीताज को एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया डिक्लेयर कर दिया। अगर चीताज की बात की जाए तो चीताज के मेनली 2 स्पीसीज़ हैं, अफ्रीकन चीता एंड एशियन चीता। एशियन चीता ऐसा कुछ पेल यानी कि येलो शेड पे दिखता है एशियन चीता, और एशियन चीता आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ ईरान में बचा हुआ है। 40 या 50 इनकी संख्या है, ईरान में है ये बस। एशियन चीता ऐसा पेल दिखता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 40 से 85 बस बचे हैं तो ऑफकोर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही होगा। साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 का इसको स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ। वहीं अगर बात की जाए अफ्रीकन चीता की तो ये थोड़ा डार्क कलर का होता है। आप देखो ऐसा अफ्रीकन चीता थोड़ा लार्जर साइज का भी होता है एशियन चीता के तुलना में। अफ्रीकन चीता इज लार्जर, एशियन चीता इज मोर कैट लाइक एंड पेल, अफ्रीकन चीता इज लार्जर एंड डार्कर। IUCN स्टेटस में इसका कैटेगरी है वल्नरेबल, क्योंकि इसकी संख्या ठीक ठाक सी है। अफ्रीकन चीताज की संख्या लगभग 6,500 से 7,000 है पूरे दुनिया भर में। तो ये कंट्री है रेड कलर से जो हमने दिखाया है, कंट्री रेंज ऑफ अफ्रीकन चीताज। साइट्स में इनको भी अपेंडिक्स 1 का स्टेटस मिला हुआ है। अफ्रीकन चीताज की सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो मुद्दा यह है कि इंडिया के अंदर तो चीताज खत्म हो गए थे, तो फिर शुरू हुआ चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लगभग 260 करोड़ का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उसने 260 करोड़ का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम
प्लान किया, जिसमें प्लान किया गया कि अफ्रीका से, जो अफ्रीका के अंदर चीता रिच कंट्रीज हैं जैसे नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ से चीताज को हमारे देश के अंदर लाया जाएगा, ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो चीताज फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ चीता, दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये प्लान किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। एंड दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि इतने बड़े लार्ज कार्निवोर्स वेयर टू बी रीलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। और 6 साल पहले ये प्रोग्राम प्लान किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसको इम्प्लीमेंट करते करते वक्त लग गया। पिछले साल 2022 में अगस्त या सितंबर के आसपास देयर वेर 8 चीताज हुए अराइव फ्रॉम नामीबिया। तो नामीबिया से 8 चीता लाए गए और उनको हमारे देश के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया। लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। अभी करंट न्यूज़ ये है कि 12 चीताज और रिलोकेट किए गए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नाउ दे विल बी रिलीज्ड अगेन इन कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। सो द सेकेंड बैच ऑफ चीताज, फर्स्ट बैच केम फ्रॉम नामीबिया, 8 cheetahs. Now 12 cheetahs, the second batch of cheetahs have been now relocated from South Africa and they have been released in Palpur Kuno National Park and Sanctuary. It is in Madhya Pradesh. So after Gujarat's Gir Forest, it is India's second home for Asiatic lion. Kuno Palpur Wildlife Sanctuary received the status of National Park in 2018. तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ग्वालियर से थोड़ा दूर यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है। गुजरात के अंदर गिर है। गिर में एशियाटिक लायंस मिलते हैं मेनली, और उसके अलावा थोड़े बहुत एशियाटिक लायंस यहाँ कूनो नेशनल पार्क में मिलते हैं। माइंडेड एशियाटिक लायंस के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये चीताज पे बेस्ड था। एशियाटिक लायंस के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है पहले। तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about George Soros, who is now trying to attack on Indian economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए जॉर्ज सोरोस के बारे में हमें सीधा सीधा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इवेंट इतना सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। एग्ज़ाम में भले जॉर्ज सोरोस का नाम सीधा सीधा ना आए, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है उसको आपको समझना चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हमारे देश पे सिस्टमेटिक तरीके से अटैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या प्लान है इन लोगों का, वो आपको समझना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं आप मेंशन कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कुछ सवाल भी आ सकता है पीटी में या मेंस में। सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस नाम से नहीं आएगा सवाल, लेकिन देखते हैं कौन है ये आदमी, क्या प्लान है इसका, क्या कर रहा है ये लगभग 92 ईयर्स का बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कहिए या ब्रोकर कहिए इसको, ठीक है। दुनिया भर में इसने कई सारे इस तरीके के कंट्रोवर्शियल एक्शंस किए हैं जिससे दुनिया की इकोनॉमीज को नुकसान पहुंचा करके इसने फ़ायदा कमाया है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इसके। एग्जाम्पल, करेंसी मैनिपुलेशन। सोरोस बिकेम फेमस इन 1990s फॉर हिज रोल इन ब्लैक वेंसडे। हुआ क्या, यूके के ऊपर करेंसी मैनिपुलेशन एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम डिवैल्यूएशन ऐसे एलिगेशंस लगा करके ही लेड टू डिवैल्यूएशन ऑफ or you may say depreciation of UK currency in 1990s and he earned a lot of money by short selling. शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो मैंने लगभग 1 सप्ताह पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था। शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पे शॉर्ट एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स पहले ले लेते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी XYZ के शेयर्स ले लिए, खरीद लिए, या आप समझिए मैंने बोरो कर लिए फॉर द टाइम बी, और अब मैं जानबूझ करके उस कंपनी के शेयर्स के दाम गिराऊं, राइट। तो मैंने क्या किया, बोरो किया आपसे मौजूदा दाम पे, ठीक है। मैंने आपसे कंपनी के शेयर्स बोरो किए और अब मैं जानबूझ करके उस कंपनी के शेयर्स गिराऊं, और गिरने के बाद सस्ते दाम पे वापस से उस कंपनी के शेयर्स खरीद करके मैं आपको वापस कर दूं। आई नो यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैंने 1 सप्ताह पहले शॉर्ट सेलिंग डिस्कस किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वहाँ पे आप उसको जा करके देखिए। अगर नहीं है समझ आया हो फिर भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डील इट अगेन इन अ डिटेल्ड मैनर इन अ डे और 2 शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। मतलब आप समझिए कि मैंने आपके पास किसी कंपनी XYZ के शेयर्स हैं, मैंने आपसे वो शेयर्स बोरो किए
फॉर द टाइम भी, और उस शेयर्स को बोरो करके मार्केट में बेच दिया, 1000 रुपये के भाव से बेच दिया XYZ के शेयर्स और 1000 रुपया ले लिया। और अब मैं चाह रहा हूं कि उस कंपनी के शेयर्स के दाम गिरे, और मैंने कुछ ऐसा किया, उस कंपनी को बदनाम किया, फॉल्स एलिगेशंस लगाए या सही एलिगेशंस भी लगाए, कुछ ऐसा एक्सपोज किया उस कंपनी को कि शेयर्स के दाम 1000 से गिर करके 500 रुपये हो जाए। जब एक बार शेयर्स के दाम 1000 से गिर के 500 हो जाए, तब मैं वही फंड जो मैंने स्टार्टिंग में उन शेयर्स को बेच करके रेज किया था, उसी फंड से 500 के भाव शेयर्स को खरीद करके वापस से रिटर्न कर दूंगा। लेट मी नो अगर कन्फ्यूजन रहा शॉर्ट सेलिंग में, तो आई विल डिस्कस अगेन, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग इज गोइंग टू बी हॉट टॉपिक दिस ईयर। दिस मैन इज नॉन फॉर शॉर्ट सेलिंग आइदर ऑफ करेंसीज और स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स। इनसाइडर ट्रेडिंग करता रहा ये आदमी, अलग अलग जगहों से इलीगल तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालता रहता है और फिर कंपनियों को गिरा करके उनसे फ़ायदा कमाने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल मेडलिंग करता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इज नोन फॉर शॉर्ट सेलिंग, तो ही कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बियर गैंग। आपने सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता, वहाँ पे कुछ बुल गैंग होते हैं, कुछ बियर गैंग होते हैं। बुल गैंग्स आर दोज हु बेनिफिट व्हेन द शेयर प्राइस गोज अप, व्हाइल बियर गैंग्स आर दोज हु बेनिफिट व्हेन द शेयर प्राइस गोज डाउन। अभी ये आदमी का प्लान क्या है? अभी हाल फिलहाल में ये आदमी अब इंडिया के पीछे पड़ा है। ये चाह रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनियों के शेयर्स गिराए जाए। सो ही इज़ नाउ, ऐसा दुनिया भर की मीडिया लिख रही है कि ही इज़ नाउ गोइंग टू प्ले हिज लाइफ टाइम्स लार्जेस्ट शॉर्ट सेलिंग गेम, एंड दैट टू अगेंस्ट इंडियन कंपनीज। अभी हिंडनबर्ग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशंस लगाए ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशंस। हिंडनबर्ग भी यही करता है, शॉर्ट सेलिंग करता है, अदानी ग्रुप के शेयर्स को गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको फ़ायदा हो, और काफ़ी हद तक उसने अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरा भी दिए हैं। अभी दिक्कत क्या है कि जो इंडिया के आप समझिए दुश्मन हैं, जो पूरी इंडियन इकोनॉमी पे अटैक करना चाह रहे हैं, वो अदानी को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और एक बार अदानी को नरेंद्र मोदी जी से लिंक कर दिया गया तो आप समझिए इनडायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर फ्रॉड करने का या मिस अप्रोप्रिएशन करने का एलिगेशन लगा दिया। और एक बार अगर देश या सरकार के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लग गए तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे विल स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ आवर कंट्री, और हमारा पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर सकता है। और जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो देखिए, हिंडनबर्ग तो कोशिश कर रहा है अदानी के शेयर्स को गिरा करके फ़ायदा उठाने का, ये जॉर्ज सोरोस कोशिश कर रहा है कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा करके उससे फ़ायदा उठाने का। ही इज नाउ ट्राइंग टू पुल वन ऑफ द लार्जेस्ट शॉर्ट सेलिंग एडवेंचर ऑफ हिज लाइफ टाइम, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। यह आदमी अभी हाल फिलहाल में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, मैंने बताया आपको लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वहाँ पर इसने कहा कि he alleged that the US short seller Hindenburg Research against Adani Group is going to threaten and hurt investors' confidence in India. It also might weaken Prime Minister Narendra Modi's hold on government. इसने अब लिंक किया अदानी को मोदी जी से। He said Modi and business tycoon Adani are close allies and their fate is intertwined. भाई अदानी ने या अदानी ग्रुप ने कुछ गलती की होगी, हमारा देश देखेगा, हमारे देश का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो उसको एड्रेस करेगा, बट विदेशी लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और हमारी सरकार को, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करें, दैट इज़ नॉट राइट एंड वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट। और अब डिफेंस में आए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब। तो ही इज़ नाउ ऑन विजिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड देयर ही हैज़ क्लियरली सेड कि लुक, जॉर्ज सोरोस इज़ ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड एंड डेंजरस मैन। इसका काम है डर फैलाना, स्केयर मॉन्जरिंग इसका काम है, स्केयर मॉन्जरिंग, एंड ये डर फैला करके चाह रहा है कि पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराया जाए। ये चिंता का विषय है। इट वरीज अस बिकॉज वी वेंट थ्रू द कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन होता क्या है? दूसरे की इकोनॉमी से खुद फ़ायदा कमाना। हमें कोलोनाइज किया ब्रिटिशर्स ने, क्यों? हमारी इकोनॉमी से उन्होंने फ़ायदा कमाया। अब ये एक तरीके का कोलोनाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट। तो जो होगा हम अपने देश में देख लेंगे। वी विल डील विथ the alleged cases of misappropriation or fraud by Adani Group, but we will not allow the foreign short sellers to benefit from our woes. तो now this is a dirty game going on. मुझे नहीं पता कैसा सवाल पूछेंगे, क्या करेंगे, बट जो चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही हैं ये एक सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट या एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए ये क्या चल रहा है। हमारी सरकार एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है,
एथिक्स में आप इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में रख सकते हैं एक तरफ, या आप कह सकते हैं कि हाउ टू डिफरेंट वैल्यूज कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। अब देखिए, अदानी ग्रुप ने अगर कुछ गलती की है तो उसको सामने भी लाना है। दूसरी तरफ अगर दुनिया के बाकी लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट धर्मा गार्जियन। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, क्या पता सीधा सीधा पीटी में पूछ ले। धर्मा गार्जियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। हाल फिलहाल में 17 फरवरी को शुरू हुआ एट कैंप इमाजो इन जापान। इट इज़ फोर्थ सच मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। धर्मा गार्जियन स्टार्टेड इन 2018। इंडिया और जापान के बीच में इस तरह की और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मालाबार है। मालाबार इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। जिमेक्स है, नेवल एक्सरसाइज है। एंड सीनियू मैत्री है विच इज़ एन एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयरफोर्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो देखिए, पहला और तीसरा तो करेंसी क्राइसिस को या करेंसी रिस्क को कम करने में मदद करेंगे। दूसरा का कोई सीधा सीधा लेना है देना है नहीं। करेक्ट आंसर इज 1 and 3। Traffic is not created by UNEP. It has been IUCN and WWF. So first statement is wrong, but second is correct. So the correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.